नमस्कार दोस्तों, आज के शैक्षणिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हजारों साल पुरानी जलीय पहेली पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को सदियों से हैरत में डाल रखा है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक प्राचीन कथा आज आधुनिक समुद्री विज्ञान के संवाच्य तक जा पहुंचती है। शुरुआत करते हैं उस सबसे दिलचस्प सवाल से जो विद्वानों के जहन में हमेशा से रहा है। सोचिए, क्या प्राचीन ग्रंथों में जिस विशाल पानी में डूबे हुए शहर का जिक्र है, क्या वो वाकई में सिर्फ एक कहानी है या फिर समुद्र के नीचे दबा एक ठोस पुरातात्विक सच जिसे खोजा जाना अभी बाकी था? यह सवाल सिर्फ साहित्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरातत्व विज्ञान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। अपने आज के इस अध्याय को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हम पानी के अंदर मिली एनोमलीज को देखेंगे, फिर प्राचीन ग्रंथों से मिले सुराग, उसके बाद अर्ली मरीन आर्कियोलॉजी, फिर मॉडर्न हाईटेक वेरिफिकेशन और आखिर में इसकी जियोलॉजिकल यानी भूगर्भीय व्याख्या को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, द अंडर वाटर अनोमली, यानी वो शुरुआती भौतिक कड़ियां जिन्होंने अरब सागर के अंदर झांकने के लिए वैज्ञानिकों को मजबूर कर दिया। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि शुरुआत में ये सब सिर्फ किस्से कहानियां थी। 1930s के आसपास कुछ पायलट्स और मछुआरों को पानी के अंदर कुछ अजीब सी आकृतियां दिखी थीं। फिर 1963 में ASI को बेट द्वारका में प्राचीन बर्तन मिले। लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1970s में, जब एक 6ठी शताब्दी का ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिली। इस डॉक्यूमेंट में राजा सिंधाद और श्री कृष्ण के निवास स्थान का सटीक जिक्र था। इस ऐतिहासिक दस्तावेज ने रास्ता खोला और फिर 1983 में गोताखोरों ने पानी के अंदर ऐसी पत्थर की संरचनाएं देखीं जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लगती थी। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, क्लूज फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट्स। उन गैर प्राकृतिक पत्थरों को देखने के बाद रिसर्च का ध्यान उन मुख्य दस्तावेजों पर गया जहां इस नगरी का वर्णन मिलता था। यहाँ हम महाभारत और पुराणों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एक बेसिक क्लू की तरह देख रहे हैं। अब इन ग्रंथों में द्वारों के नगर यानी द्वारका का आकार सच में हैरत अंगेज बताया गया है। कहा गया है कि इसका विस्तार 12 योजना था। अगर आज के हिसाब से इसको देखें तो ये लगभग 153.6 किलोमीटर होता है। सोचिए कितना विशाल रहा होगा। ग्रंथों के अनुसार वरुण देव ने ये जमीन दी थी और खुद विश्वकर्मा ने इसकी इंजीनियरिंग की थी। और इसकी अर्बन प्लानिंग का वर्णन तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। भागवत पुराण कहता है कि यहाँ सोने और बहुमूल्य रत्नों से बने 9 लाख से ज्यादा महल थे। पर एक एकेडमिक नजरिए से जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इसका सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रक्चर। जहाजों के लिए एडवांस्ड पोर्ट्स, उस जमाने के हिसाब से बेहद रेयर और जटिल इरिगेशन सिस्टम्स और एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ग्रिड जिसमें व्यवस्थित बाजार और बाग शामिल थे। ये सब एक अत्यंत विकसित सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, पायनियरिंग मरीन आर्कियोलॉजी। ये वो समय था लेट 20th सेंचुरी का जब शोधार्ताओं ने किताबों से निकलकर असल में पानी के अंदर सच की तलाश शुरू की। यहाँ डॉक्टर SR राव की इस बात को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। उन्होंने इस सब्जेक्ट को एक नया मोड़ देते हुए कहा था, मैं ग्रंथों को ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। जब रोम, एथेंस और बेबीलोन की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? उनके इस एक सिंपल से सवाल ने प्राचीन साहित्य और आर्ट आर्कियोलॉजी के बीच का एक बहुत मजबूत ब्रिज बना दिया। लेकिन दोस्तों, उनका ये सफर आसान नहीं था। मरीन आर्कियोलॉजी भारत में तब एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र था। फंडिंग कितनी थी पता है? सिर्फ 800 रुपए। हालत ये थी कि कई बार टीम को अपने खाने का खर्चा भी खुद की सैलरी से निकालना पड़ा। फिर भी उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर 1983 से 1992 के बीच 12 बार मैनुअल डाइविंग एक्सपीडिशंस किए, बिना किसी एडवांस मशीनरी के, सिर्फ अपने दम पर समुद्र की गहराइयों को टटोलना। और उनकी इस जी तोड़ मेहनत का नतीजा क्या निकला, ये आंकड़ा देखिए, 560। समुद्र की सतह से 30 मीटर नीचे गोताखोरों को 560 मीटर लंबी एक पत्थरों की दीवार मिली। अब ऐसी स्ट्रेट दीवार समुद्र में अपने आप तो बन नहीं सकती है ना। ये साफ तौर पर मानव निर्मित शहर की दीवार थी जिसने इस पूरी खोज का स्केल ही बदल कर रख दिया। उस 560 मीटर लंबी दीवार के अलावा 1980 के दशक में और भी कई बढ़िया खोजें हुई। 30 से ज्यादा बड़े पत्थर के खंभे मिले,
3 छेद वाले एडवांस स्टोन एंकर्स मिले जो इस बात का क्लियर प्रूफ थे कि वहां शिप्स आते जाते थे। इसके अलावा टेराकोटा सील्स, लोहे और पीतल के आर्टिफैक्ट्स और ऐसी पॉटरी मिली जिनकी जब डेटिंग की गई तो वो 1500 बीसीई से 3000 बीसीई के बीच की निकली। ये सबूत चीख चीख कर एक पुराने लेकिन व्यस्त बंदरगाह के अस्तित्व की गवाही दे रहे थे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हिस्से पर, हाई टेक साइंटिफिक वेरिफिकेशन। यहाँ से कहानी शुरुआती खोज से निकलकर 21वीं शताब्दी की एडवांस टेक्नोलॉजी तक पहुँचती है। यहाँ पुरानी और नई तकनीक के फर्क को समझना जरूरी है। 1980s के मैनुअल डाइविंग और बेसिक सोनार से आगे बढ़कर 2001 से 2007 के बीच ASI, NIOT और भारतीय नौसेना ने एक मॉडर्न जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम की देखरेख में अब एडवांस हाइड्रोग्राफिक सर्वेज और डिजिटल मैपिंग का सहारा लिया जा रहा था। अब सच्ची मुच में आधुनिक मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया था। तो सवाल ये है कि इन हाईटेक मशीनों से आखिर मिला क्या? उन्होंने सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का इस्तेमाल करके समुद्र तल के करीब 4000 वर्ग मीटर हिस्से को स्कैन किया और पता है क्या निकला? लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर की बिल्कुल सटीक कटी हुई नींवें और एक बहुत ही कारगर प्राचीन जल निकासी प्रणाली। यहाँ तक कि पंचकोई बीच के पास जब 2 नॉटिकल माइल तक और खुदाई हुई तो वहाँ मंदिरों और महलों के खंडर एक प्रॉपर ग्रिड सिस्टम में मिले। ये सब दिखाता है कि इस शहर की प्लानिंग कितनी बेहतरीन रही होगी। लेकिन दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण में जिस एक चीज ने सभी इतिहासकारों के होश उड़ा दिए वो था ये नंबर 9000। जब वहां से मिली कलाकृतियों को कार्बन डेटिंग के लिए इंटरनेशनल लैब्स में भेजा गया तो नतीजे वाकई हैरानकुन थे। कुछ चीजें 9000 साल पुरानी निकली। सोचिए, ये समय हड़प्पा सभ्यता से भी पहले का है। इस आंकड़े ने हिस्ट्री की टाइमलाइन को एक नए आकलन के लिए मजबूर कर दिया। अब आते हैं अपने आखिरी यानी 5वें खंड पर, द जियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अगर सच में वहां ऐसी विशाल सभ्यता थी तो वो अचानक पानी में कैसे समाई? आइए देखते हैं आधुनिक साइंस इस तबाही को कैसे समझाता है। बिना किसी पक्षपात के हम इन 2 अलग अलग नजरियों का कंपैरिजन कर सकते हैं। एक तरफ हमारे ग्रंथों का वर्णन है जिसमें गांधारी का श्राप, ऋषियों के मुसल का श्राप, प्रभास में आपसी संघर्ष, श्री कृष्ण का जाना और आखिर में समुद्र द्वारा नगरी को निगल लेने की कथा है। और दूसरी तरफ है आधुनिक भूगर्भीय डेटा जिसमें प्रोफेसर रैंस की सी लेवल राइज थियोरी, भारी टेक्टोनिक हलचल और 5000 बीसीई के आसपास आई एक विनाशकारी सुनामी की बात मिलती है। ध्यान दीजिए, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स एक अचानक और बहुत बड़े जल प्रलय की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस वैज्ञानिक थ्योरी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। प्रोफेसर रेंस ने अरब सागर के पिछले 20,000 सालों के डेटा का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि 11,000 साल पहले सी लेवल आज के मुकाबले लगभग 25 मीटर नीचे था, लेकिन 5000 ईसा पूर्व के आसपास पानी का स्तर अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा। और सबसे कमाल की बात यह है कि द्वारका का ये डूबना कोई छोटी मोटी लोकल घटना नहीं थी। ये कैरिबियन और इंडोनेशिया में उसी दौरान आई ग्लोबल सुनामीज के जियोलॉजिकल प्रमाणों के साथ पूरी तरह मैच करती है। यानी ये एक विश्वव्यापी तबाही थी। और इस पूरी वैज्ञानिक और ऐतिहासिक यात्रा ने वर्तमान पर भी अपना गहरा असर डाला है। आपको याद ही होगा कि साल 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री ने खुद पंचकोई बीच के पास समुद्र में गोताखोरी की थी। उनकी इस डाइव ने इन डूबी हुई बुनियादों और खंभों को ग्लोबली लाइमलाइट में ला दिया, जिसने आधुनिक वैलिडेशन को और मजबूती प्रदान की। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यबद्ध प्रमाणों को देखने के बाद एक बहुत ही स्वाभाविक और बड़ा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे समुद्री विज्ञान प्राचीन ग्रंथों की सच्चाई पर अपनी मोहर लगा रहा है, न जाने हमारे विशाल महासागरों के नीचे और ऐसे कितने ऐतिहासिक सत्य हैं जो अभी भी बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा अध्ययन हमें प्राचीन साहित्य और मॉडर्न आर्कियोलॉजिकल साइंस के रिश्ते को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने की सीख देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी ऐसे ही अपनी जिज्ञासा बनाए रखें।